नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप जरूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी। मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके, बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। नवंबर माह 2025 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कवर करेंगे। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2026 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले सबसे ओल्डेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। इन गिवन नंबर्स के व्हाट्सएप मैसेज में जाकर के आप जो है अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच के बारे में डिटेल ले सकते हैं। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2026 के लिए चल रहा है और यूपीपीएससी मेंस के लिए भी हमारा पेड बैच चल रहा है। आप इसको लेकर के मेंस की तैयारी, लॉन्ग टर्म तैयारी कर सकते हैं। समान हिंदी का हमारा पेड बैच चल रहा है। आंसर राइटिंग गाइडेंस के ग्रुप्स हमारे रनिंग होते हैं, आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीएस के सभी पेपर्स के लिए स्टडी मटेरियल का और गाइडेंस बैच यहाँ पर रनिंग है। आप इन गिवन नंबर्स पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एमसीक्यू वाले सेक्शन पर तो 19 अक्टूबर को जो नवा दीपोत्सव मनाया गया था, उसके अंतर्गत इतने मिट्टी के दीपक जलाए गए थे, यानी कि 26,17,215 दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था। हर साल ये नया रिकॉर्ड बनता है दीपोत्सव में। तो दीपोत्सव कहाँ बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, अयोध्या में। ठीक है, दीपोत्सव मनाया जाता है अयोध्या में। सी यहाँ पर सही है। 2128 वेदाचार और अन्य श्रद्धालुओं ने एक ही साथ आरती की थी, जो एक ही समूह द्वारा की गई सबसे बड़ी आरती के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। आगे बढ़ते हैं। 27 नवंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली रूफटॉप योजना के तहत कितने गीगावाट से अधिक रूफटॉप सौर क्षमता हासिल कर ली है और इस राज्य को पार कर, मतलब इस कैपेसिटी को पार करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो गुजरात महाराष्ट्र को पार करके, मतलब गुजरात महाराष्ट्र के बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 गीगावाट के पावर जनरेशन कैपेसिटी को पार करने वाला उत्तर प्रदेश तीसरा राज्य बन गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में मैं लगातार आपको रिवाइज कराता रहता हूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्कीम है। भले ही 2024 के एग्जाम में नहीं ज़्यादा इसमें पूछा गया, 25 के एग्जाम में, 24 के एग्जाम में यूपीएससी में आया था, लेकिन ये आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की लॉन्च डेट है 13 फरवरी 2024। इसके उद्देश्य पढ़ लीजिएगा: घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना और सरकार के बिजली खर्च को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। लेकिन मुफ्त बिजली ऐसा नहीं है कि सब्सिडी के माध्यम से दी जाएगी। सब्सिडी मिलेगी, लेकिन जब लोग अपने घर में सोलर पावर यूनिट इंस्टॉल करेंगे, जो कह सकते हैं सोलर लगवाएंगे, सोलर पैनल्स लगवाएंगे, तब जाकर के उनको उसमें छूट मिलेगी। आपने देखा होगा कई बार आपके यहाँ भी कॉल्स वगैरह आई होंगी, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, कि अलग अलग एजेंसीज की, क्या आप अपने घर में सोलर लगवाना चाहते हैं। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार सब्सिडी कितना दे रही है, ये हमसे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो
अगर आप जो है 1 किलोवाट का सोलर सोलर पैनल लगाते हैं तो सरकार से केंद्रीय सरकार की सब्सिडी मिलेगी 30,000 रुपए, 2 किलोवाट का लगाते हैं तो 60,000 रुपए और 3 किलोवाट का लगाते हैं तो 78,000 रुपए। मतलब 90 नहीं मिलेगा, 3 किलोवाट पर 78,000 रुपए सब्सिडी, 2 किलोवाट पर 60,000 और 1 किलोवाट पर 30,000 सब्सिडी मिलेगी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है, ध्यान रखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट अलग देती है। मैक्सिमम 78,000 रुपए की सब्सिडी 3 किलोवाट के पैनल लगवाने पर सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, 30,000 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। करंट समय पर ये मैंने एक वेंडर से पता किया है, ये एकदम सही आंकड़ा है, तो आप ये याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी आती है मैक्सिमम 78,000 रुपए की और स्टेट गवर्नमेंट 30,000 रुपए की सब्सिडी भेजती है 3 किलोवाट के पैनल को लगवाने पर। 3 किलोवाट वाला ही ज़्यादा पॉपुलर है अर्बन एरियाज़ में। अच्छा, ये इससे एग्ज़ाम में सवाल आ चुका है एक बार यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय घरों में पहले 2 किलोवाट क्षमता के लिए प्रति किलोवाट सब्सिडी कितनी है? तो पहले 2 किलोवाट क्षमता पर प्रति किलोवाट सब्सिडी 30,000 की है, यानी 1 किलोवाट पर 30,000 रुपए सब्सिडी देगी। 1 किलोवाट के पैनल पर, 2 किलोवाट पर 60,000, तीसरे किलोवाट पर 78,000 रुपए की सब्सिडी हो जाएगी। ठीक है? तो 1 किलोवाट पर लागत की 40% जो है ये सब्सिडी आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? और जो है 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाने के लिए कोलेटरल फ्री लोन भी दिया जा सकता है। 7% की ब्याज दर पर लोन मिलता है। जिनके पास मतलब सोलर पैनल लगाने के लिए पैसे नहीं हैं, वो बैंक से लोन ले सकते हैं। 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाने के लिए बिना गिरवी के लोन मिल जाएगा बैंक से और 7% की ब्याज दर पे। तो मतलब अगर 2 किलोवाट तक का आप सोलर पैनल लगाते हैं तो आपकी लागत का 60% तक सब्सिडाइज़्ड कर दिया जाता है, लेकिन तीसरे किलोवाट पर सब्सिडी ये 40% रह जाती है। ये याद रख लीजिएगा, डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी मिलती है। ये एक आरएस पेपर में ये सवाल आया था। आरएस पेपर में आप देखेंगे आया था कि इस योजना के तहत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएँगे। ये लक्ष्य है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का, ये सही है। हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना ये उद्देश्य है। और ऐसा कब तक करने का टारगेट था? मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में ये पैनल लगाने का उद्देश्य है और हर घर में, हर ऐसे घर में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध हो जाएगी अगर ऐसे पैनल लगवाए जाते हैं। रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने हेतु 30% अनुदान का प्रावधान है। ये रॉन्ग दिया है क्योंकि 60% तक का अनुदान है पहले 2 किलोवाट तक, ये आपको हमने बताया। योजना का पंजीकरण, आवेदन, स्वीकृति, अनुदान 100% ऑनलाइन तरीके से होगा। सरकार ने इसके लिए पोर्टल जारी किया है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आपको कहीं भी ऑफिस टू ऑफिस भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सच है। और बैंक लोन जो है 7% की दर से मिलेगा जिन लोगों के पास शुरू में सोलर पैनल लगाने के पैसे नहीं है। यहाँ पर 4% दिया हुआ है तो ये गलत है। तो आरएस में इसके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है और एक ये प्रश्न आपका यूपीएससी में भी आया था। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है बहुत ज़रूरी है 2026 के एग्जाम्स के लिए भी। अच्छे से इसको देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि आगे भी इसके बारे में पूछा जाता रहेगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार भी मार्क करिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी और संभावित लग रहा है आने वाले एग्जाम्स के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले के रामनगर के राल्हुपुर में गंगा नदी के किनारे एक मॉडर्न शिप रिपेयरिंग सेंटर और चंदौली जिला के अंतर्गत मिल्कीपुर में बनने वाले एक फ्रेट विलेज की वर्चुअल तौर पर आधारशिला रखी है। तो जो फ्रेट विलेज बनेगा ये बनेगा मिल्कीपुर में। चंदौली जिला के अंतर्गत फ्रेट विलेज बनेगा मिल्कीपुर में, ये ध्यान रखिएगा, वाराणसी में नहीं बनेगा। ठीक है, ये कई सारे न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट कर दिया था कि वाराणसी में फ्रेट विलेज बनेगा, नहीं, वाराणसी के पास बन रहा है मिल्कीपुर में, चंदौली जिला के अंतर्गत, ना कि वाराणसी में। वाराणसी में एक मॉडर्न शिप रिपेयरिंग सेंटर बन रहा है रामनगर में, राल्हुपुर के पास, राल्हुपुर रामनगर वाराणसी में, तो ये ध्यान रखिएगा। बी यहाँ पर सही है। जो मॉडर्न शिप रिपेयरिंग सेंटर बन रहा है रामनगर राल्हुपुर में बन रहा है वाराणसी जिला अंतर्गत, लेकिन फ्रेट विलेज बन रहा है मिल्कीपुर में, चंदौली जिला के अंतर्गत। ठीक है, आगे 31 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किस शहर को पाक कला श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी सम्मान प्रदान किया गया था? लखनऊ को प्रदान किया गया था। वर्ल्ड सिटीज डे जो मनाया गया था 2025 में, यहाँ पर यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी समरकंद उज्बेकिस्तान में, वहां पर ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, लखनऊ को कुलिनरी कैटेगरी में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में नामित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में अब 2 क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी हो गए हैं। अभी तक हैदराबाद था, अब लखनऊ को स्टेटस मिल गया, तो 2 क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है, लखनऊ, हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है कि भाई कितने हैं। जैसे यूपीपीएससी 2025 में बहुत क्रिएटिव तरीके के क्वेश्चन बनाए गए थे, 3-4 ऑप्शन में से एक ही या 2 सही निकल रहे थे वैसे। तो लखनऊ, हैदराबाद 2 हैं प्रेजेंट में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। आगे कोई बनेगा तो हम करंट अफेयर में आपको बताएंगे ही। नवंबर 2025 में भारत के मिलिट्री परेड सेरेमनी और रेजिमेंटल बैंड में जो ट्रेडिशनल तौर पर जो बिगुल इस्तेमाल किया जाता है, जिसको तुरही भी बोला जाता है,
तो इसको जीआई टैग मिला है। ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित ये बिगुल है? तो ये बिगुल मेरठ का बिगुल है। मिलिट्री परेड वगैरह में और मिलिट्री के कह सकते हैं सेरेमनीज़ में बिगुल का इस्तेमाल किया जाता है, मेरठ का बिगुल है। मेरठ का ट्रेडिशनल बिगुल ये इंडियाज़ मिलिट्री परेड में, सेरेमनीज़ में, रेजिमेंटल बैंड में जो है यूज़ किया जाता है। इसको जली कोठी में बनाया गया था 1885 में पहली बार। मेरठ के इससे पहले कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है? मेरठ की कैंची को, मेरठ की कैंची को। आगे है 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा किसने फहराई थी? तो धर्म ध्वजा फहराई थी नरेंद्र मोदी जी ने, बी यहाँ पर सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धर्म ध्वजा फहराई थी। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। 22 फीट लंबे, 11 फीट चौड़े और लगभग 3 किलो वजनी धर्म ध्वजारोहण का आरोहण किया था। आगे, बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के संबंध में क्या सही है? तो सारनाथ स्थित मूल गंध कुटी विहार में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था, सारनाथ में। ठीक है, वाराणसी के पास सारनाथ में ये आयोजन भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थित उपदेश स्थल मूल गंध कुटी विहार की 94वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया था। और 3 दिवसीय समारोह का आयोजन महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया सारनाथ केंद्र द्वारा किया गया था। ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, डी। हाल ही में पवित्र नगरी वाराणसी में देव दीपावली का भव्य आयोजन कब किया गया था? ठीक है, तो देव दीपावली ये मनाई गई थी 5 नवंबर को। देव दीपावली मनाई गई थी 5 नवंबर को। सी यहाँ पर सही है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, देव दीपावली अलग है, ये वाराणसी में होती है, काशी में, लेकिन दीपोत्सव होता है अवध में। तो देव दीपावली जो है वाराणसी में और दीपोत्सव होता है अयोध्या में। ये 2 महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। जब कई लाख दीपक जलाए जाते हैं, दीपोत्सव अयोध्या में होता है, वो अलग है। और देव दीपावली अलग है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाई जाती है। क्यूएस या क्विकली साइमंड्स की रैंकिंग एशिया 2026 में किस कह सकते हैं भारतीय संस्थान, मतलब ये शीर्ष भारतीय संस्थान में आईआईटी कानपुर को किस स्थान पर रखा गया है? तो आईआईटी कानपुर की रैंक थी क्यूएस रैंकिंग्स एशिया में 77वीं रैंक मिली थी जो है आईआईटी कानपुर को। आगे 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से कुछ नई वंदे भारत ट्रेनों का अनावरण किया था। बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। डी यहाँ पे सही है। आगे है कि नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मथुरा की जो जरी पोशाक है, मेरठ के बिगुल को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीआई टैग कितने हो गए हैं? तो मथुरा की जरी पोशाक को और मेरठ के बिगुल को जीआई टैग मिलने के बाद जो है उत्तर प्रदेश में जीआई टैग हो गए 79। टोटल 79 प्रोडक्ट्स के पास जीआई टैग हो गए हैं और तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया। तमिलनाडु के पास 69 जीआई प्रोडक्ट्स हैं। तो सर्वाधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य का नया 76वां जिला निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे जाने की घोषणा की गई? 76वें जिले के लिए चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कल्याण सिंह जी के नाम पर ये 76वां जिला क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, कल्याण सिंह जी के नाम पर ये जिला बनाया जा सकता है, लेकिन अभी सिर्फ बातें चल रही हैं, ऑफिशियल अभी कुछ नहीं है। जब ऑफिशियल होगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, बी। अब इसमें भारत के पहले सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम के बारे में सही कथन बताना है, कौन सा है? ये जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो नेशनल कैपिटल रीजन का है, नेशनल कैपिटल रीजन रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इन्होंने इंप्लीमेंट किया है सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम नमो भारत डिपो दुहाई गाजियाबाद में। ये सही। और दूसरा है कि ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में कोई ये सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम लगाया गया किसी भी मेट्रो नेटवर्क में। ये सही। ये प्रोजेक्ट इंटीग्रल पार्ट है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का, जो कॉम्प्रिहेंसिव सोलर पॉलिसी है, जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का 70% रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा करना चाहते हैं। ये सही आंसर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, सभी कथन सही है। तो हमसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि भाई जो ये सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम ये कहाँ पे लगाया गया है? तो ये लगाया गया है दुहाई गाजियाबाद में, गाजियाबाद के दुहाई में। आगे प्रश्न है कि नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देवहा नदी को गंभीर प्रदूषण से बचाने के लिए एनजीटी के समक्ष याचिका दायर की गई है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जो देवहा नदी बहती है उसको पोल्यूशन से बचाने के लिए एनजीटी ने संज्ञान लिया है। एनजीटी के समक्ष याचिका दायर की गई कि देवहा रिवर जो है
जिसको देवभूति गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये गंगा से रिवर से भी पुरानी मानी जाती है और ये कुमाऊं रीजन से ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड में, और ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में बहती है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर पोल्यूट हो रही है। देवहा नदी ये गंगा से मिलती है फर्रुखाबाद में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार बौद्ध सर्किट से जोड़ने के लिए कौशाम्बी को एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर रही है। ये सही कथन है, कौशाम्बी बौद्ध सर्किट से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग कौशाम्बी जिले के कोसम इनाम गांव को एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। कौशाम्बी जिले के कोसम इनाम को, और जिसके तहत 11 हेक्टेयर क्षेत्र में बुद्ध थीम पार्क का निर्माण प्रगति पर है। तो जो ये कौशाम्बी में एक बुद्ध थीम पार्क बनाया जा रहा है इस गांव में, ये सही है। आंसर हो जाएगा इसमें 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी 1 and 2 बोथ करेक्ट। साउंड्स ऑफ कुंभ के बारे में कौन सा कथन रॉन्ग है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित और प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से प्रेरित एक संगीत एल्बम साउंड्स ऑफ कुंभ को 68वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये सही है। एल्बम साउंड्स ऑफ कुंभ सिद्धांत भाटिया द्वारा निर्मित और 12 ट्रैक का प्रोडक्शन है। ये सही है। तो साउंड्स ऑफ कुंभ को नामित किया गया है, 68वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। अभी जीतता है कि नहीं आगे देखा जाएगा, लेकिन ये भी एग्जाम में आ सकता है। किसे नॉमिनेट किया गया था, किस गीत को? साउंड्स ऑफ कुंभ को। 1 and 2 बोथ करेक्ट। 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था श्री मनोहर लाल ने। श्री मनोहर लाल ने, डी यहाँ पे सही है। केंद्रीय विद्युत और आवास शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल ने ग्रेटर नोएडा स्थित जो है एनटीपीसी के अनुसंधान और विकास केंद्र में भारत की पहली सबसे बड़ी 3 मेगावाट आर क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा सुरक्षा सुदृढ़ करने और श्रद्धालुओं के अनुभवों में सुधार करने के लिए 3 धार्मिक स्थलों पर एआई आधारित स्मार्ट निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। कौन सा धार्मिक स्थल इसमें शामिल नहीं है? तो मतलब कहाँ पे 3 जगह की जाएगी? एआई बेस्ड स्मार्ट सर्विलांस लगाया जाएगा काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी में, राम मंदिर अयोध्या में और गोरखनाथ टेम्पल गोरखपुर में। तो आंसर हो जाएगा ए, कृष्ण जन्मभूमि में ये एआई आधारित ये नहीं लगाई जाएगी। सिक्योरिटी सिस्टम। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य की मिशन शक्ति पहल के अंतर्गत सोनभद्र जिले में कितनी महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर प्रदान किए? तो महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटर प्रदान किए 25 मतलब महिलाओं को। यहाँ पर बी सही है। अब कौन सा कथन यहाँ पर रॉन्ग है? इसका आयोजन 23 से 29 नवंबर 2025 तक डिफेंस एक्सपो ग्राउंड लखनऊ में किया गया था। क्या है? 19th नेशनल जम्बोरी, इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। ये सही। आत्मनिर्भर भारत विकसित युवा विकसित भारत थीम पर आधारित ये जम्बोरी थी। राष्ट्रीय जम्बोरी का आयोजन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। कोई भी कथन गलत नहीं है, आंसर इसमें हो जाएगा डी। डी यहाँ पर सही है। इसका उद्घाटन किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने। राज्य के पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन संबंधी कौशल विकास और आतिथ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहां पर प्रदेश का पहला राज्य होटल प्रबंधन संस्थान यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये कहां पे शुरू किया जाएगा? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट शुरू किया जाना प्रस्तावित है गोरखपुर में। गोरखपुर में ए। उत्तर प्रदेश के नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने निक्षय मित्र पहल के तहत टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट किया, यानी कि निक्षय मित्र इनिशिएटिव के तहत ये नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इन ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स का इलाज वगैरह सुनिश्चित करेगा। ये नरोरा कहाँ पे है? ये स्टैटिक क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो नरोरा है बुलंदशहर में। नरोरा बुलंदशहर में, डी यहाँ पे सही है। गंगा नदी के तट पर स्थित है। 16 नवंबर 2025 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वीरांगना उदा देवी पासी जी के बलिदान दिवस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया? तो ये लखनऊ में किया। लखनऊ में उदा देवी पासी की प्रतिमा लगाई गई लखनऊ में। 25 नवंबर 2025 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा अयोध्या राम मंदिर में धार्मिक ध्वज फहराकर ध्वजारोहण का पवित्र हिंदू अनुष्ठान संपन्न किया। इस धार्मिक ध्वज की लंबाई चौड़ाई आपको बताना है 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा ये धर्म ध्वज था। डी यहाँ पे सही है। डी। आगे प्रश्न है कि 29 नवंबर को निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के खेल सामग्री उद्योग को मजबूत करने के लिए स्पोर्ट्स एज मेरिट का शुभारंभ किया था? स्पोर्ट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ एंड एक्सीलेंस
स्पोर्ट्स एज मेरठ का उद्घाटन किसने किया था? जयंत चौधरी जी ने। जयंत चौधरी। तो मेरठ वैसे भी खेल सामानों के लिए प्रसिद्ध है। खेल सामानों का कह सकते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी मेरठ के पास है। आगे क्वेश्चन है, किस भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण मतलब ये किस शहर में एक भूटानी मोनास्ट्री और गेस्ट हाउस बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा वाराणसी में। वाराणसी में डी, भूटानीज मोनास्ट्री और गेस्ट हाउस बनाया जाएगा वाराणसी में। देश का पहला अपशिष्ट जागरूकता केंद्र गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? मुरादाबाद में। मुरादाबाद में गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र ये स्टैब्लिश किया गया है मुरादाबाद में। बी, यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए जिन लोगों को पेड बैच ज्वाइन करना है, गिवन नंबर्स पर बात करके अपना पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में। अक्टूबर मंथ 2025 के सभी इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये ऐप जरूर देखिएगा। इसमें कई सारे एग्जाम्स के कई सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो अभी आप इससे परचेस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे यूपीपीएससी आरओ मेंस के लिए चल रहा है, यूपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए चल रहा है, और तमाम स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप चल रहे हैं, आप उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके। आगे एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे। एमसीक्यू सेक्शन में हमको देखना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में पीटीसी इंडस्ट्रीज के स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट्स का उद्घाटन किया था। इनका उद्घाटन तो हुआ था लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था, योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किया था उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के रूल्स को अमेंड किया बेसिकली, क्योंकि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत गाइडलाइन जारी की गई है। ये सही है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना ये कहती है कि खनिज क्षेत्र यानी जहाँ से खनिज निकाला जाता है उनके आसपास के क्षेत्रों का डेवलपमेंट बेसिकली किया जाएगा। उसके लिए ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ऐसे क्रिएट किए जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, और उनका पैसा जो है बेसिकली वहाँ के डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट सही। थर्ड स्टेटमेंट है कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में जो है इसने होस्ट किया था अभिधम्म दिवस। अभिधम्म दिवस शरद पूर्णिमा के दिन 7 अक्टूबर को होस्ट किया था गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा कैंपस ने। ये सही है, अभिधम्म दिवस यहाँ पे हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 2 and 3 ओनली करेक्ट। 2 and 3 ओनली करेक्ट, सी यहाँ पे सही उत्तर है, सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनेगा, इसमें रूल्स में जो अमेंड हुआ इसमें कहा गया कि 70% डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के फंड्स का ही खर्च किया जाएगा डायरेक्टली डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग अफेक्टेड एरियाज में, जैसे वहाँ के ड्रिंकिंग वाटर को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 26 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किसने किया था? ये एक प्राइवेट जो है इनिशिएटिव था, लेकिन इसको इनॉग्रेट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, ए यहाँ पे सही है। आगे उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 मेट्रो शहरों में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस खोलने की घोषणा की थी। निम्नलिखित में से कौन से शहर उसमें शामिल नहीं है? तो कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति सोच सकता था कि इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए अपनी राजधानी में ऑफिस तो डालेंगे नहीं, ये जाहिर सी बात है कहीं दूर डालेंगे। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और न्यू दिल्ली में ये सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस इन्वेस्ट यूपी खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए। इंस्पायर पुरस्कार मानक स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? मानक यानी कि मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज स्कीम। 10 से 15 साल की एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को जो कि कक्षा 6 से 10 में पढ़ते हैं उनको बेसिकली इसमें आच्छादित किया गया है। और जो है इंस्पायर अवार्ड जो है स्कीम में पहला स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। इंस्पायर मानक योजना में स्टैंडर्ड लिखा है, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। सेकंड नंबर पर कौन है? राजस्थान और बाद में कर्नाटक। और यहाँ पर टॉप 5 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, प्रयागराज, लखनऊ, हरदोई और जौनपुर सबसे ज्यादा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है? भारतीय रेलवे ने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाले 171 किलोमीटर लंबे मैलानी नानपारा मीटर गेज लाइन को हेरिटेज रूट घोषित कर दिया। इसका आशय ये है कि इसको चौड़ा नहीं किया जाएगा, यानी मीटर गेज से बड़ा नहीं किया जाएगा, इसको ऐसे रहने दिया जाएगा और एक हेरिटेज
रूट घोषित कर दिया गया है। ये सही है। उसके बाद देखिए 782 फ्लड इफेक्टेड ब्लॉक्स जो हैं 51 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर फिलारियासिस इन्फेक्शन रेट कम हुआ है। ये 544 ब्लॉक्स में यानी करीब 70% ऐसे ब्लॉक्स में 3% तक आ गया है। ये डेटा थोड़ा सा फ्लॉड है, 1% से भी नीचे दर्ज किया गया है अभी लेटेस्ट स्टडी में। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सब्सिडी 40 से 50% तक की ऑन मशीन्स लाइक मल्चर्स एंड ट्रेंचर्स टू एनकरेज फार्मर्स। ये सही है। सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंस की है। हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। इनकरेक्ट है ओनली 2। इनकरेक्ट है ओनली 2, केवल 2। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक टोकन पेमेंट सिस्टम ये जारी किया है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर एप्लीकेशन फॉर प्रोसेस ऑफ फार्मर्स की जो फार्मर को मिलने वाली सब्सिडी है उसको कोई और साइफन ना करे, उसको कोई और दूसरा ना ले जाए। ये इक्विपमेंट्स उत्तर प्रदेश सरकार इसलिए भी प्रमोट कर रही है ट्रेंचर्स और मल्चर्स, क्योंकि स्टबल बर्निंग उत्तर प्रदेश में काफ़ी बढ़ गई है। स्टबल बर्निंग यानी कि जो पराली जलाई जाती है वो काफ़ी यहाँ पे बढ़ गई है। आगे है 8 अक्टूबर 2025 तक भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ किस एयरफोर्स स्टेशन मनाई गई थी? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में मनाई गई थी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने औपचारिक परेड का निरीक्षण किया था। हालांकि जो ट्रेडिशनल फ्लाई पास्ट और एयर डिस्प्ले है ये कहाँ पे हुआ था? नवंबर में हुआ था गुवाहाटी में। अक्टूबर 2025 में लखनऊ नगर निगम ने कहाँ पर उत्तर प्रदेश का नहीं देश का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया था। ये ऐसा फैक्ट है कि अब ये स्टैटिक का पार्ट बन चुका है और ये साल 2 साल बाद 3 साल बाद भी आगे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप अपनी स्टैटिक जीके के नोट्स में ऐड कर सकते हैं कि इंडिया का पहला एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर जो है ये कहाँ पे खोला गया? लखनऊ में। लखनऊ के जरहरा में। जरहरा में ये खोला गया है और बाकायदा इसमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का सपोर्ट है। ह्यूमन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स नामक एक संगठन भी इसमें सहयोग कर रहा है। उत्तर प्रदेश के सरकार के सहयोग से खोला गया है। इसका उद्देश्य कुल मिलाकर है कि जो लोग भी एनिमल बर्थ कंट्रोल की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनको 15 दिन तक का ये कोर्स कराया जाएगा, जिसमें क्लासरूम सेशन के अलावा डॉग हैंडलिंग, एनेस्थीसिया, स्टरलाइजेशन टेक्निक, पोस्ट ऑपरेटिव केयर ये सब सिखा करके उनको बाकायदा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जब उनकी 15 दिन की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। तो जरहरा में लखनऊ में ये खोला गया है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंत्रिमंडल बैठक में उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार प्रावधानों का संशोधन अध्यादेश मंजूर किया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो कई सारे उत्तर प्रदेश के पुराने कानून हैं जिसमें छोटी छोटी बातों को अपराध बताया गया है, तो उसको अपराध की श्रेणी से हटाने के लिए ये ऑर्डिनेंस पास किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है। अक्टूबर 2025 में गाजियाबाद स्थित बुड़ाकी में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप तथा लॉजिस्टिक्स हब के विकास को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी उत्तर प्रदेश के द्वारा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि बुड़ाकी जो है ये ग्रेटर नोएडा में। बुड़ाकी में जो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप और लॉजिस्टिक्स हब बनने वाला है ये गाजियाबाद में तो है ही नहीं, ये ग्रेटर नोएडा का पार्ट है। ये कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा। आगे उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी। ये सही है। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। करेक्ट। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। डी सही है। डी। तो ये ऑर्डिनेंस इसलिए पास किया गया है क्योंकि 99% जो क्रिमिनल प्रोविजंस थे 13 मेजर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्ट जो उत्तर प्रदेश में थे, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, बॉयलर्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इसमें कई सारे प्रोविजंस में ऐसे प्रावधान थे जिसमें छोटे छोटे चीज़ों को अपराध बताया गया है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उनको अपराध की श्रेणी से हटाना जरूरी था कुछ प्रोविजंस को, इसी वजह से उत्तर प्रदेश ने ऑर्डिनेंस पारित किया है। आगे अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 में गन्ने के लिए जो राज्य परामर्शित मूल्य होता है यानी स्टेट एडवाइज्ड प्राइस, उसमें कितने की बढ़ोतरी प्रपोज की है? 30 रुपये बढ़ोतरी प्रपोज कर दी गई है। तो 360 से 390 रुपये पर क्विंटल यहाँ पर शुगर केन का ये अप्रूव कर दिया गया है। सी यहाँ पे सही है। आगे है अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले की हैंड टफ्टेड कालीन को विश्व की सबसे बड़ी कालीन, जिसका साइज करीब 12,464 स्क्वायर मीटर बताया जा रहा है, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कारपेट के रूप में भदोही में बनी इस कालीन को रजिस्टर किया गया है। हालांकि ये बिछाई गई कजाकिस्तान के अस्ताना में ग्रैंड मॉस्क में, मस्जिद में इसको बिछाया गया है। कारपेट की वैल्यू बताई जा रही है करीब 132 मिलियन रुपीस इन इंडियन रुपीस।
ये हैंड टफ्टेड टेक्निक से बनाई गई। कहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है, कालीन नगरी में, भदोही में इसको बनाया गया था कारीगरों के द्वारा। ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ बुलंदशहर की कितनी तहसीलों को मिला करके एक 76वां नया जिला प्रपोज किया है, जिसको कल्याण सिंह नगर कहा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अभी सिर्फ ये अनौपचारिक बातें, औपचारिक अभी कुछ नहीं है। मतलब अभी सिर्फ मतलब ऐसी बातचीत चल रही है कि क्या 76वां जिला कल्याण सिंह जी के नाम पर उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया जा सकता है। तो अलीगढ़ बुलंदशहर की 3 तहसीलों को मिला करके इसको बनाया जा सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। बी यहाँ पे। आगे है 14 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया था? स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था अयोध्या में। और 6 एनएसजी सेंटर ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और जम्मू टास्क फोर्स के अधीन। आंसर हो जाएगा इसमें डी, अयोध्या। 31 अक्टूबर 2025 को निम्नलिखित में किसने वाराणसी में श्री काशी नटकोट्टई नगर क्षेत्रम में एक नए धर्मशाला का उद्घाटन किया? ये किया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री सीपी राधाकृष्णन ने। ए यहाँ पे सही है, ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो कानपुर में है, इसने अपना 95th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। ये यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि इसने अपना अभी 90वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है 7 अक्टूबर 2025 को। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क जो है ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? अटारी, लखनऊ में, और चौधरी सिंह जी के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा, ये सही। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित किसानों की सहायता के लिए 1000 क्विंटल गेहूं के बीज भेजे हैं, जो हाई प्रोडक्टिविटी व्हीट सीड्स हैं। बेसिकली किस प्रजाति के हैं? ये इसका नाम है BB327, या फिर इसका ट्रेडिशनल नाम है कर्ण शिवानी। कर्ण शिवानी वैरायटी के बीज पंजाब के फ्लड अफेक्टेड रीजन्स के लिए उत्तर प्रदेश ने भेजे थे। और राष्ट्रीय शुगर इंस्टीट्यूट के बारे में अगर बात करें, मतलब शर्करा संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की मतलब कह सकते हैं हिस्ट्री ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टैब्लिश किया था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी के नाम से। जो शुगर सेक्शन था हार्कोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कानपुर में, उसको अधिग्रहित करके ये इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी खोला गया था। आज़ादी के बाद इसका नाम बदल करके नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट रखा गया था 1957 में। आगे, मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? 89वीं मनाई गई थी। मुंशी प्रेमचंद की जो कह सकते हैं डेथ हुई थी 8 अक्टूबर 1936 को। मुंशी प्रेमचंद जी का रियल नेम धनपत राय श्रीवास्तव है। इनका जन्म लमही गांव में हुआ था, वाराणसी में, पता होना चाहिए आपको, लमही गांव में। और मुंशी प्रेमचंद वैसे तो हिंदी के कथा सम्राट कहे जाते हैं, लेकिन एक इनका उर्दू नावल, इसका नाम है सोज़ वतन, जो इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखा था। ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस किस जिले में बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया था ज्वाइंटली? तो बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया गया था अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में। बी यहाँ पे सही है, बी। आगे है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्री स्टैक योजना के तहत कितने प्रतिशत किसान पंजीकरण करने का निर्देश दिया है? 100%। सभी किसानों को एग्री स्टैक स्कीम के तहत रजिस्टर करने का निर्णय लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। और अभी बिजनौर 58% रजिस्ट्रेशन में सबसे आगे है। एग्री स्टैक स्कीम के बारे में मैंने जरूर आपको पहले बताया होगा, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन और रिकॉलिंग ही एक एसेंशियल एस्पेक्ट है आपकी तैयारी का। आपको रिवाइज करना है कि एग्री स्टैक स्कीम एक फार्मर्स का डेटाबेस तैयार करने का इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर क्या करने वाला है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय फार्मर्स की यूनिक आईडी यूआईडी बनाना चाहता है। जैसे हमारे यहाँ पर देश में आधार जैसा प्रयोग हो चुका है कि सभी के पास एक यूनिक आधार नंबर है, किसी एक का आधार नंबर दूसरे से मैच नहीं होता है। तो ऐसे ही यूआईडीज यानी कि यूनिक आईडीज फार्मर्स की बनाई जाएंगी, जिसमें उनके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को जो है स्टोर किया जाएगा। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में क्या है भाई, कि उनकी लैंड होल्डिंग्स कितनी कितनी उनकी लैंड होल्डिंग्स हैं, उनका कोऑर्डिनेट्स वगैरह क्या है, कहाँ कहाँ पे वो अवस्थित है, वो क्या क्या उगाते हैं, ठीक है, क्रॉप्स वगैरह की डिटेल, क्या क्या कैसे कैसे उगाते हैं, ये सब। और इन सारी जानकारियों को एकत्रित करके फिर क्या हो सकता है कि फार्मर्स अपनी यूआईडीज की मदद से डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ऐसी एक्टिविटीज़ पर जो सोशल हार्मनी को कह सकते हैं जो डिसरप्ट करते हैं, या फिर सोशल हार्मनी प्रमोट करने संबंधी कई सारी गाइडलाइन जारी की गई हैं, ये सही।
आगे प्रश्न है कि नमो भारत ट्रेन अब भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है, जो दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर पर 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये सही। आगे है कि मोर देन 23.82 करोड़ डिवोटीज हैड विजिटेड अयोध्या इन उत्तर प्रदेश बिटवीन जनवरी एंड जून 2025। तो कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है। आंसर हो जाएगा इसमें डी। डी यहाँ पे सही कथन है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट मतलब करेक्ट है, इनकरेक्ट कोई नहीं, तो डी यहाँ पे सही विकल्प है हमारा। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो चल रही है, वो गतिमान एक्सप्रेस, इनकी स्पीड थोड़ी सी कम कर दी गई है, तो इस वजह से नमो भारत एक्सप्रेस ट्रेन इस समय फास्टेस्ट इन इंडिया है। आगे क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी नई फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी 2024-25 की अवधि में? 4000 नई फैक्ट्रीज लगाई गई थी। डी यहाँ पे सही है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रीज की संख्या पहुंच चुकी है टोटल 27,000। कितनी? 27,000। वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश से लगभग 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर का वस्त्र एवं परिधान निर्यात हुआ था, जो देश के कुल वस्त्र और परिधान निर्यात का लगभग कितना प्रतिशत है? यानी कि जितना भी टेक्सटाइल एंड एपरल एक्सपोर्ट हुआ है भारत का, उसमें उत्तर प्रदेश का कितना परसेंटेज है? उत्तर प्रदेश का हिस्सा है 9.6%। 9.6% उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है। आगे कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने डायरेक्ट किया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चरल पॉलिसी। डिजिटल एग्रीकल्चरल पॉलिसी जल्द ही डिजिटल कृषि नीति जारी की जा सकती है उत्तर प्रदेश में, जिससे डिजिटल इनोवेशन फार्मर्स के लिए प्रमोट की जा सके। ये सही। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया फिलेरियासिस को एंड करने का 2028 तक। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फ्लॉड है, क्योंकि 2027 तक का टारगेट है, हम डिस्कस कर चुके हैं उत्तर प्रदेश का फिलेरिया मिटाने का। आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य पहल के तहत गौतम बुद्ध नगर को शहरी और अनुभवात्मक पर्यटन के एक मॉडल के रूप में बदलने की एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। यानी कि गौतम बुद्ध नगर विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मॉडल ऑफ अर्बन एंड एक्सपीरियंशियल टूरिज्म। तो ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सभी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होते हैं, लेकिन सेकंड वाला रॉन्ग है। आंसर हो जाएगा इसमें ए, 1 एंड 3 ओनली। 1 एंड 3 ओनली, ए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रमोट करने और रोजगार सृजन के लिए फार्म स्टे योजना के तहत निवेशकों की पूंजी निवेश पर कितने प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है? तो सब्सिडी जो है ये रहेगी 10% से लेकर 25% तक, अलग अलग पूंजी निवेश के मामले में। ठीक है। विच डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन रिजॉल्विंग पब्लिक कंप्लेंट्स? पब्लिक कंप्लेंट्स को जो है सुनने के मामले में देवी पाटन मंडल जो है टॉप पर रहा है। देवी पाटन में कौन कौन से जिले आते हैं? बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा। ये भी पूछा गया था रिसेंट स्टेट पीसीएस पेपर में, यूपीपीएससी में, देवी पाटन। हमारा लास्ट सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 3288 सरकारी स्कूलों में और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में यानी डाइट में लर्निंग बाय डूइंग मॉडल के माध्यम से एक्सपीरियंशियल और कौशल आधारित शिक्षा को प्रमोट करने का एक व्यापक कार्य योजना विकसित कर ली है। ये सही है। एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बना लिया गया है एक्सपीरियंशियल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने के लिए लर्निंग बाय डूइंग मॉडल के माध्यम से। ठीक है। इसमें साइंस और मैथ्स टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। तो ये सही है पहला स्टेटमेंट। सेकंड है कि मॉडर्न ड्राइविंग स्कूल्स जो है डेवलप किए जाएंगे उत्तर प्रदेश के आईटीआईज में। ठीक है। दक्ष वाहन चालक तैयार करने के लिए आईटीआई में मॉडर्न ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें पहले सिमुलेशन मशीन के माध्यम से यानी कि गाड़ी जैसी एक कह सकते हैं ड्राइविंग मशीन में बैठाया जाएगा स्टूडेंट्स को, जिससे वो एक तरीके से फील करेंगे कि वो रियल ड्राइविंग कर रहे हैं। बाद में उनको फील्ड में भी ड्राइविंग सिखाई जाएगी, फील्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस तरीके से दक्ष चालक उनको बनाया जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। सी। तो लर्निंग बाय डूइंग का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा को अधिक अनुभवात्मक, कौशल संचालित और भविष्य उन्मुख बनाना है। ठीक है। उन्हें एक्टिव लिसनर्स में कन्वर्ट करना है, पैसिव लिसनर्स से। तो साइंस और मैथमेटिक्स टीचर्स को जो है स्किल्स टीचर के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। इनिशियली पायलट प्रोजेक्ट इसे चलाया जाएगा 15 डिस्ट्रिक्ट के 60 स्कूलों में, मतलब चलाया जा चुका है ऑलरेडी। अब इसको 3288 काउंसिल स्कूल्स में लागू किया जाएगा। और टीचर्स को ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाएगी? लखनऊ में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में सितंबर 2025 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर देखेंगे। उत्तर प्रदेश की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। आपको बता दें यूपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए हमारा पेड बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर
कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यूपीपीएससी आरओ आरओ मेंस के लिए जो है हमारा पेड बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ आरओ मेंस के लिए प्रैक्टिस के लिए आप हिंदी का एसे का बैच इंडिविजुअली ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट मेंस की तैयारी के लिए टोटल बैच भी चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए, शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए ये कहा गया है कि राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कि सभी जो एजुकेशनल पब्लिकेशन है, उनको डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर से लिंक किया जाएगा। जितने भी एकेडमिक पब्लिकेशंस हैं, उनको डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर से लिंक करने का आदेश दिया गया है। ये सही पहला कथन। और इसका उद्देश्य है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर से लिंक करने का कि जितने भी रिसर्च पेपर्स यहाँ की यूनिवर्सिटीज द्वारा छपते हैं और एब्स्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स प्रोसीडिंग्स जो छपते हैं, उनको इंटरनेशनल विजिबिलिटी मिले। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी यही ऑब्जेक्टिव था, जितना हमारा पब्लिकेशन है इसको ग्लोबल लेवल पर पहचान भी मिले। सी यहाँ पे सही है। सी आगे बढ़ेंगे हम लोग। यूपी इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण पॉलिसी, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई है, इसके संबंध में बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है सितंबर 2025 में इसको जारी किया गया उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने के लिए बनाना प्रोत्साहन करने के लिए ये उद्देश्य है, ये सही। उसके बाद कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का इन्वेस्टमेंट टारगेट 4,000 करोड़ रुपए रखना। तो इसका इन्वेस्टमेंट टारगेट 5,000 करोड़ रुपए है, यहाँ पर 4,000 करोड़ रुपए लिखा गया है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना, ना कि 4,000 का। और ये 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव मानी जाएगी। और इसके तहत जितने भी पॉलिसी बेनिफिट्स दिए जाएंगे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, वो 6 साल तक एक्सटेंड किए जाएंगे। ये सही। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट 1 एंड 3 और इनकरेक्ट इज 2 ओनली। ये वाला इनकरेक्ट है, सेकंड ओनली, बाकी सही है। इस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से कुल मिलाकर 11 प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कैमरा मॉड्यूल्स, डिस्प्लेस, मल्टीलेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, ये सब शामिल है। इसका मैन्युफैक्चरिंग भारत मतलब ये उत्तर प्रदेश में प्रमोट करना लक्ष्य है। आगे है उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30। इसके संबंध में बताना है सही कथन कौन सा है। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एक सुदृढ़ निर्यात पारितंत्र विकसित करना है, जो स्थापित और नए दोनों प्रकार के निर्यातकों को सहयोग प्रदान करेगा। पहला सही। सेकंड है, इस पॉलिसी में लक्ष्य रखा गया है कि स्टेट का जो एक्सपोर्ट है उसको 2030 तक डबल करना, ये भी है। फिर तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद प्रमाण हेतु 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन ये सरकार वहन करेगी, लेकिन मैक्सिमम इसका होगा 50 लाख रुपए तक का। ये यहाँ पे रॉन्ग है। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद प्रमाणन हेतु 75% कॉस्ट का या फिर अधिकतम 25 लाख रुपए सरकार वहन करेगी। अधिकतम 25 लाख सरकार वहन करेगी सर्टिफिकेशन कॉस्ट का, ना कि 50 लाख। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमारा उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। करेक्ट 1 एंड 2 ओनली, बी। निवेश प्रोत्साहन नीति में क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे एक बार देख लीजिएगा। 1 लाख रुपए तक का डिजिटल प्रमोशन और प्रोडक्ट कैटेलॉगिंग का असिस्टेंस सरकार के द्वारा मिलेगा। 25,000 रुपए तक का वर्चुअल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेशन कॉस्ट का 75% या फिर 25 लाख रुपए अधिकतम सरकार वहन करेगी। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे कई सारे। सितंबर 2025 में किस टाइगर रिजर्व में उत्तर प्रदेश में एक लेपर्ड कब जो है, यानी कि तेंदुए के शावक की अज्ञात न्यूरोलॉजिकल विकार कारण उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी? दुधवा में। दुधवा में, बी यहाँ पे सही है। आगे कथन है कि युक्त धारा पोर्टल से जीआईएस आधारित भू स्थानिक योजना प्रणाली के लिए एकीकृत किया जाएगा, जिससे मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों को वास्तविक सीमा में निगरानी की जा सकती है। अब उत्तर प्रदेश जो है जीआईएस बेस्ड पोर्टल युक्त धारा को इंटीग्रेट करेगी मनरेगा सेट से, जिससे मनरेगा में क्या क्या बन रहा है उसको रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकेगा। कब से इसको करेंगे? 1 अप्रैल 2027 से यहाँ पे गिवन है। बाकी सब सही है, लेकिन ये डेट गिवन गलत है। 1 अप्रैल 2026 से उत्तर प्रदेश सरकार इसको लागू करने की योजना बना रही है, 1 अप्रैल 2026 से। तो इससे युक्त धारा पोर्टल के माध्यम से आप कह सकते हैं ग्राम पंचायत में कौन सा मनरेगा सेट बन रहा है, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसको देख सकेंगे, अधिकारी देख सकेंगे कुल मिला करके।
तो ये पहला इनकरेक्ट है। सेकंड है कि युक्त धारा पोर्टल जो है जीआईएस का यूज करती है रूरल प्लानिंग के लिए, ये सही। उत्तर प्रदेश सरकार जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर पोर्टल संबंधित प्रशिक्षण सत्र ऑर्गेनाइज कर रही है, जिससे ये इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ओनली वन, ओनली वन। इसको लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, ना कि 27 से। आगे है, सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में विश्व का पहला सिरामिक वेस्ट पार्क बनकर के तैयार किया गया है? सिरामिक वेस्ट पार्क बनाया गया है खुर्जा में, बुलंदशहर में। ये यहाँ पे सही है, बुलंदशहर में। इसको नाम दिया गया है अनोखी दुनिया। इस सिरामिक वेस्ट पार्क को नाम दिया गया अनोखी दुनिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इसको 2 एकड़ में डेवलप किया गया है। 5.86 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों के मध्य स्थित दोआब में एक लुप्त प्राचीन नदी के अस्तित्व के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? एग्जिस्टिंग जो कह सकते हैं प्रयागराज और कानपुर का रीजन है, यहाँ पर एक एक्सटिंक्ट रिवर के साक्ष्य पाए गए थे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत जो मैपिंग कंडक्ट की जा रही थी, इसमें एक एंशिएंट रिवर के प्रमाण यहाँ पे पाए गए थे। जो दोआब रीजन है प्रयागराज और कानपुर के बीच, ये रिवर अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर लंबी, 4 किलोमीटर चौड़ी और 15 से 25 मीटर डीप बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान एनबीआरआई में पहली बार स्वास्तिक कमल उद्यान का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। स्वास्तिक लोटस गार्डन जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया था नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। आगे बढ़ेंगे। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कितने वर्षों के बीच काटे गए लाखों नॉन टैक्स ई चालान माफ कर दिए हैं? तो कई लोग तो यहाँ पर ठगा महसूस कर रहे होंगे खुद को, जिन लोगों ने चालान भरे थे। 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के चालान, जो नॉन टैक्स चालान है, उनको माफ कर दिया है। ठीक है। हेलमेट न लगाने संबंधी प्रावधान, सीट बेल्ट संबंधी प्रावधान, ये सब मतलब ये इस पर जो चालान हुए थे, इसके चालान माफ कर दिए 2017 से 2021 तक की अवधि के लिए। ए यहाँ पे सही है। आगे सितंबर 2025 में डे एनयूएलएम के प्रोजेक्ट चरण के संबंध में सही कथन चुनना है। शहरी गरीबों की आजीविका संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए इसे शुरू किया गया है और 24 से 30 सितंबर 2025 के मध्य लखनऊ, आगरा और वाराणसी में ये डे एनयूएलएम का पायलट फेज शुरू किया जाएगा। ये सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को महाभारत सर्किट में शामिल किया गया है? महाभारत सर्किट में शामिल किया गया बागपत को, क्योंकि बागपत में जो बर्णवा नामक जगह है वो पांडवों से संबंधित है। कह रहे हैं कि महाभारत में जो लाक्षागृह मेंशन्ड है ये बर्णवारा उससे संबंधित स्थान है, यहाँ पर लाक्षागृह रहा हो सकता है, तो बागपत को महाभारत सर्किट में शामिल किया जाएगा। एक एएसआई कंजर्व्ड टीला है बर्णवारा में, बागपत से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सितंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल तौर पर भारत की पहले फ्रेट विलेज के साथ साथ एक जहाज मरम्मत सुविधा की भी आधारशिला रखी है? इंडिया फर्स्ट फ्रेट विलेज और एक शिप रिपेयर फैसिलिटी की आधारशिला रखी गई है बी और सी, यानी कि वाराणसी चंदौली में क्रमशः। इंडिया फर्स्ट फ्रेट विलेज वाराणसी में और फर्स्ट शिप रिपेयर फैसिलिटी चंदौली में, बी और सी यहाँ पे सही है। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान रालूपुर वाराणसी में वर्चुअल तौर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, यहाँ पर भारत के पहले फ्रेट विलेज का अनावरण किया गया। भारत का पहला फ्रेट विलेज डेवलप किया गया 100 हेक्टेयर के रीजन में, जो चंदौली और वाराणसी के कुछ गांवों को कवर करता है। ठीक है, मॉडर्न लॉजिस्टिक्स हब के रूप में काम करता है ये। और साथ ही जो ड्राई डॉक है सूखा गोदीवाड़ा जो ग्रामनगर में वाराणसी में, इसको इंडिया की पहली ऐसी फैसिलिटी कहा जा रहा है जहां पर 4 शिप का साइमल्टेनियसली मरम्मत का कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है रामनगर में, ये ड्राई डॉक है, भारत की पहली शिप रिपेयर फैसिलिटी जहां पर 4 जहाज़ों का एक साथ मरम्मत का कार्य किया जा सकता है। और इंडिया फर्स्ट फ्रेट विलेज ये वाराणसी और चंदौली के गांवों को मिला करके बना है। आगे है 17 सितंबर 2025 को निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन हवाई अड्डे से पूरे देश के हवाई अड्डों पर अखिल भारतीय यात्री सेवा दिवस पहल का शुभारंभ किया? यात्री सेवा दिवस लॉन्च किया गया था 17 सितंबर को इंडियन एयरपोर्ट से। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? के राम मोहन नायडू के द्वारा, जो उड्डयन मंत्री हैं श्री के राम मोहन नायडू के द्वारा। सितंबर 2025 में सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में देश के कुल 16 राज्यों के राजस्व अधिशेष में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है?
सीएजी ने एक रिपोर्ट जारी की थी डिकेडल एनालिसिस के आधार पर। इन्होंने बताया था पिछले 10 वर्षों में भारत के 16 राज्यों ने रेवेन्यू सरप्लस जो है ये गेन किया है। रेवेन्यू सरप्लस वाले ऐसे 16 राज्यों में फर्स्ट नंबर पर रखा गया था उत्तर प्रदेश को। फर्स्ट पर पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश को रखा गया था इन 16 रेवेन्यू सरप्लस वाले राज्यों में। फिर गुजरात और ओडिशा का स्थान आता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन के बारे में क्या सही है? 87% पात्र परिवारों में कम से कम एक सदस्य के पास अब आयुष्मान कार्ड है, ये सही है। फिर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ लक्षित लाभार्थियों में से 5.38 करोड़ आयुष्मान कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं, ये भी सही। हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा इसमें? सी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे बढ़ेंगे। सितंबर 2025 में एम्स की तर्ज पर यूपी के किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाने की घोषणा की गई है? वाराणसी में। वाराणसी में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खोला जाएगा एम्स की तर्ज पर, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल ये भी कहाँ बन रहा है? चौबेपुर नामक जगह पर, वाराणसी में। ये 6 मंथ में कंप्लीट होने की ओर है और वाराणसी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये खोला जाएगा, सी। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में सही कथन चुनना है। सपेरा और जोगी नामक जातियों को मुख्यमंत्री आवास योजना की ग्रामीण में शामिल किया जाएगा। सोनभद्र और वाराणसी जिलों के चेरो जाति के लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना की पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया था इससे पहले। ठीक है, तो ये सही है। तो सपेरा और जोगी कास्ट को यहाँ पर शामिल किया जाएगा चीफ मिनिस्टर रूरल हाउसिंग स्कीम में, सही। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो सपेरा कम्युनिटी ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? मथुरा में, प्रयागराज में, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। और जोगी कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है कहाँ पर? ये कानपुर देहात में। कानपुर देहात में मैथा डेवलपमेंट ब्लॉक में जोगी कम्युनिटी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस या किन पुस्तकों का अनावरण किया? गुल्लक नामक पुस्तक, बाल वाटिका, उद्गम, तीनों ही पुस्तकें जारी की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। सभी, गुल्लक, बाल वाटिका और उद्गम। आगे, सितंबर 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री का अयोध्या आगमन हुआ था? तो अयोध्या आए थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जी अयोध्या आए थे और इन्होंने जो है राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की श्राइन के दर्शन भी किए थे। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें, सी, मॉरिशस। सी, मॉरिशस। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 19 सितंबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारतवर्ष की स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी जी का विमोचन किया? भारतवर्ष की स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी, ये पुस्तक रमेश चंद्र तोमर की किताब है। रमेश चंद्र तोमर किताब को योगी आदित्यनाथ जी ने रिलीज किया था, बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 2025-26 में 42.31 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, ये सही। उत्तर प्रदेश में मनरेगा एक्टिविटीज में विमेन पार्टिसिपेशन अभी भी नेशनल एवरेज से कम है, क्योंकि नेशनल एवरेज 53% दर्शाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में 42.31 है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट कोई नहीं है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे है 6 सितंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में परिवहन निगम के कार्यक्रम के बारे में क्या सही है? इस अवसर पर चीफ मिनिस्टर जी ने 400 BS6 मानक की बसों को हरी झंडी दिखाई थी, ये सही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख जन सेवा केंद्रों के माध्यम से 45 परिवहन सेवाएं शुरू की है। तो जन सेवा केंद्र में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बोथ 1 and 2 करेक्ट। बोथ 1 and 2 करेक्ट इज सी। एक डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप भी शुरू किया गया है, यूपी मार्गदर्शक। डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप यूपी मार्गदर्शक, जैसे आप ट्रेन की स्थिति पता कर सकते हैं, वेयर इज माई ट्रेन, तो वैसे ही बसेस का स्टेटस चेक कर सकते हैं यूपी मार्गदर्शक के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। और एक ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन 149 डायल करने पर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एक्सेस की जा सकती हैं, इसको भी जारी किया गया है। तो ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट में यूपी मार्गदर्शक जरूर ध्यान रखिएगा, इसको आप मेंस में आंसर राइटिंग में भी मेंशन कर सकते हैं चाहे। नवंबर माह 2025 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कवर करेंगे। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2026 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट
इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले सबसे ओल्डेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस को। इन गिवन नंबर्स के व्हाट्सएप मैसेज में जा करके आप जो है अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच के बारे में डिटेल ले सकते हैं। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2026 के लिए चल रहा है और यूपीपीएससी मेंस के लिए भी हमारा पेड बैच चल रहा है। आप इसको लेकर के मेंस की तैयारी, लॉन्ग टर्म तैयारी कर सकते हैं। समान हिंदी का हमारा पेड बैच चल रहा है। आंसर राइटिंग गाइडेंस के ग्रुप्स हमारे रनिंग होते हैं, आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीएस के सभी पेपर्स के लिए स्टडी मटेरियल का और गाइडेंस बैच यहाँ पर रनिंग है। आप इन गिवन नंबर्स पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नवंबर माह के करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश से कोई भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट नहीं है और कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट नहीं है। हम यहाँ पर अवार्ड्स एंड ऑनर्स से शुरू कर रहे हैं। 6वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार है और जो है ये आ सकता है आपके एग्जाम में, इसको स्टार मार्क करिए। तो जल पुरस्कार में यहाँ पर जिलेवार और राज्यवार और जोन वार रैंकिंग होती है। तो अगर हम जो है जिलेवार रैंकिंग को अगर देखें तो उत्तरी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश का जिला यहाँ पर टॉप पर आया है, तो ये जरूरी है ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर है उत्तरी क्षेत्र से यहाँ पर प्रथम पर आया है जिलों की कैटेगरी में। और खरगोन जो मध्य प्रदेश का जिला है ये भी प्रथम पर था, तो संयुक्त रूप से 2 जिले यहाँ पर प्रथम थे, पश्चिमी क्षेत्र से खरगोन और उत्तरी क्षेत्र से मिर्जापुर। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय वाली कैटेगरी में नबादिंगता औद्योगिक टाउनशिप और आगरा। तो नबादिंगता औद्योगिक टाउनशिप ये पश्चिम बंगाल से टॉप पर था। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर जो है यूएलबी कैटेगरी में टॉप पर था, ठीक है। तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से विजेता ये दोनों रहे थे, तो ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ जिलों की कैटेगरी में? उत्तरी क्षेत्र में, नॉर्थ जोन में उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न रीजन में नॉर्थ जोन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर, और थर्ड पर अर्बन लोकल बॉडीज में पश्चिम बंगाल की एक टाउनशिप के साथ थर्ड पर आगरा, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे ओबिचरी सेक्शन में दया प्रकाश सिन्हा सीनियर प्लेराइट एंड फॉर्मर आईएएस ऑफिसर के नहीं रहे, 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। प्रसिद्ध नाटकों में सम्राट अशोक, सीढ़ियां, कथा एक कंस की। सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको 2021 में, और पद्मश्री इनको मिला 2020 में। और 1986 से 1988 तक ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। इनका जन्म स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश का कासगंज डिस्ट्रिक्ट, कासगंज। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में तो गोमती पुनर्जीवन मिशन उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है गोमती को पुनर्जीवित करना। गोमती नदी जो है इसको कह सकते हैं पॉल्यूशन फ्री बनाना, इसको रिजुवनेट करना कुल मिलाकर लक्ष्य है। और इसके तहत ये क्या क्या करेंगे? जिन नालों को असंसाधित सीवेज के रूप में गिराया जा रहा है उसको रोकेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे और वाटर को ट्रीट करेंगे। जो वेस्ट वाटर इसमें डाला जाता है उसको इंटरसेप्ट करके ट्रीट किया जाएगा। मिशन एम्स टू इंटरसेप्ट 95% ऑफ द सीवेज डिस्चार्ज इनटू द रिवर फ्रॉम अर्बन एरियाज एंड रिवाइव रिवर्स नेचुरल फ्लो। और इसका मिशन है पीलीभीत से गाजीपुर तक पूरे गोमती नदी बेसिन को कवर कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यमुना क्षेत्र पेयजल योजना, यमुना रीजन ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, या आगरा नगर निगम ने यमुना क्षेत्र पेयजल परियोजना शुरू की है। इसका लक्ष्य आगरा में जल संकट वाले क्षेत्रों में स्वच्छ और उपचारित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में विश्व मुक्केबाजी कप, इसका आयोजन नोएडा में किया गया था, उत्तर प्रदेश के नोएडा में, तो ये जरूरी है। हेल्ड इन नोएडा उत्तर प्रदेश, ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड बॉक्सिंग in partnership with Boxing Federation of India. Indian boxers had won 20 medals in this competition, including 9 gold, 6 silver and 5 bronze medal. इंडिया ने मेडल टैली में टॉप किया था टोटल 37 मेडल के साथ। तो इसमें 13 गोल्ड, 12 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज शामिल थे पूरी बॉक्सिंग सीरीज में। आगे बढ़ते हैं। ओपन जूनियर इंटरनेशनल ट्रॉट ट्रेंट पेगिंग चैंपियनशिप गाजियाबाद में हुआ था और जमशेदपुर राइडर्स ने स्वर्ण पदक जीता था। चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश घुड़सवारी संघ द्वारा किया गया था। यह हुआ था गाजियाबाद में जूनियर इंटरनेशनल ट्रॉट टेंट पेगिंग चैंपियनशिप। समिट कॉन्फ्रेंसेस सेक्शन में अपर यमुना रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई थी नोएडा में। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में यमुना भवन नोएडा में ये यमुना समीक्षा समिति की 9वीं बैठक हुई थी। ऊपरी बेसिन के प्रमुख राज्य जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जिनसे यमुना बहती है, तो ये मतलब यमुना के ऊपरी बेसिन वाले राज्य हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? टोन्स जो है सबसे लंबी नदी है यमुना की, हिंडन है, चंबल है, बेतवा है, ओकेन है। आगे मेला महोत्सव में दिव्य कला मेला, इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। इसका आयोजन हुआ था 15 से 23 नवंबर को। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था।
दिव्य काला मेला, ये अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग लोकेशंस पर होते रहते हैं, लेकिन जब भी उत्तर प्रदेश में रहता है, तभी हम इसको ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। नोडल एजेंसी क्या है? नेशनल दिव्यांग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनडीएफडीसी। आगे डिफेंस सेक्शन में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र में निर्मित मिसाइलों की पहली जो कह सकते हैं खेप है, उसको हरी झंडी दिखाई गई। जो फर्स्ट बैच ऑफ मिसाइल्स तैयार किया गया है, उसको हरी झंडी दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश सीएम और हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था। ब्रह्मोस इंटीग्रेशन और टेस्ट फैसिलिटी को वर्चुअली इनॉग्रेट किया था इन्हीं दोनों ने, मतलब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 11 मई 2025 को। तो इस फैसिलिटी से करीब 6 महीने बाद फर्स्ट बैच ऑफ मिसाइल से तैयार हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं रैंक्स रिपोर्ट्स में। बेसिक लाइव स्टॉक स्टैटिस्टिक्स आ गए हैं, लेटेस्ट आंकड़े लाइव स्टॉक के बारे में आ गए हैं। तो दुग्ध उत्पादन में शीर्ष राज्य अभी भी उत्तर प्रदेश बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में फर्स्ट पर है, सेकंड पर राजस्थान है, लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार। थर्ड पर मध्य प्रदेश है और फोर्थ पर गुजरात है दुग्ध के उत्पादन के मामले में। और मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल यहाँ पर टॉप पर है, उत्तर प्रदेश अब सेकंड पर आ गया है, महाराष्ट्र थर्ड पर है। तो मांस उत्पादन में पश्चिम बंगाल फर्स्ट पर, सेकंड पर अब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र थर्ड पर। टॉप 3 यहाँ पर याद रखना काफी होगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य खनन तत्परता सूचकांक की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक नया इंडेक्स जारी किया है। इसमें श्रेणीवार रैंकिंग दी जाती है राज्यों को कि कौन कौन से मिनरल रिच स्टेट्स हैं, कौन कौन से मॉडरेटली इंडोर्ड स्टेट्स हैं मिनरल्स के मामले में, कहाँ पर मिनरल इंडोरमेंट कम है। तो उसके हिसाब से टॉप 3 की रैंकिंग बनाई गई है। टॉप 3 की रैंकिंग बनाई गई, सभी को रैंक नहीं दिया गया और इसमें कोई स्कोर वगैरह नहीं है। तो माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में कैटेगरी बी में रखा गया है उत्तर प्रदेश को। मध्यम रूप से खनिज संपन्न राज्यों की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पर है, ये ध्यान रखिएगा। इसको श्रेणी बी में रखा गया है और सेकंड स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ये लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाने ही वाला है। अगले 6 महीने में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिए। और उसके अलावा टॉप पर कौन है ये भी देख सकते हैं, जैसे पंजाब यहाँ पर टॉप पर है। निम्न खनिज संपदा वाले राज्यों में पंजाब टॉप पर है, सेकंड पर उत्तराखंड है, थर्ड पर त्रिपुरा। और खनिज समृद्ध राज्यों में टॉप पर है मध्य प्रदेश, सेकंड पर राजस्थान, थर्ड पर गुजरात है। ठीक है, उत्तर प्रदेश श्रेणी बी में गोवा के बाद सेकंड पर है, गोवा के बाद सेकंड पर है। आगे राज्य राजस्व जो रिपोर्ट आई थी सीएजी के द्वारा कि 16 राज्यों ने रेवेन्यू सरप्लस दर्ज किया है। तो 2023 में 28 में से 16 राज्यों में राजस्व अधिशेष दर्ज किया गया, बाकी में राजस्व घाटा दर्ज किया गया था। जैसे बिहार में राजस्व घाटा दर्ज किया गया था, उत्तर प्रदेश टॉप पर था राजस्व अधिशेष के मामले में, सेकंड पर गुजरात, थर्ड पर उड़ीसा, फिर 8th पर उत्तराखंड और 9th पर मध्य प्रदेश। तो शीर्ष 3 राज्यों में टॉप पर था उत्तर प्रदेश राजस्व अधिशेष के मामले में, यानी कि फिजिकल कंडीशन उत्तर प्रदेश में अच्छी है। इसको आप आंसर राइटिंग में भी मेंशन कर सकते हैं चाहे तो सीएजी की रिपोर्ट को। टॉप 3 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सरप्लस, उत्तर प्रदेश में राजस्व अधिशेष दर्ज किया गया है, यानी कि रेवेन्यू सरप्लस। आगे भारत में हाथियों की स्थिति पर जो रिपोर्ट बनाई है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत, तो इसके तहत एक साइंटिफिक गणना की गई है हाथियों की। और इसमें बताया गया है कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी हैं, फिर असम में, तमिलनाडु में, फिर केरल। तो हाथियों की संख्या के मामले में फर्स्ट पर कर्नाटक, सेकंड पर असम है, थर्ड पर तमिलनाडु है, फोर्थ पर केरल है, उत्तराखंड फिफ्थ पर है। उत्तर प्रदेश में कितने हाथी बताए गए हैं? 257। उत्तर प्रदेश में हाथियों की संख्या बताई गई है 257। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में। अक्टूबर मंथ 2025 के सभी इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये ऐप जरूर देखिएगा। इसमें कई सारे एग्जाम्स के कई सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो अभी आप इससे परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे यूपीपीएससी आरओ मेंस के लिए चल रहा है, यूपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए चल रहा है, और तमाम स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप चल रहे हैं, आप उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके। एग्रीमेंट सेक्शन की बात कर लेंगे। एग्रीमेंट अक्टूबर 2025 में हुआ, 18 सितंबर को वैसे हुआ था, अक्टूबर में इसको काउंट कर लेंगे हम लोग, और क्योंकि सितंबर में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था नहीं। तो वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ आईआईटी कानपुर का एग्रीमेंट हुआ है बेसिकली, इसको लेकर शैक्षणिक और शोध संबंधों के लिए, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रमोट एकेडमिक एंड रिसर्च टाइस।
ये पार्टनरशिप इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को प्रमोट करेगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में इंडिया ने अडॉप्ट की थी, पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। प्रीवियसली ये पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी कहलाती थी। पीवी नरसिम्हा राव ने इसको जारी किया था अपने कार्यकाल में। आगे बढ़ेंगे अपॉइंटमेंट सेक्शन में। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट और इसरो के अंतरिक्ष यात्री, इनको डेवलप इंडिया बिल्डाथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विकसित भारत बिल्डाथॉन के बारे में बेसिक डिटेल आप लोग कवर कर लीजिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नीति आयोग के साथ मिल करके, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिल करके इसको जारी किया है। और ये बेसिकली स्कूल स्टूडेंट्स पर केंद्रित एक कार्यक्रम है। स्कूल स्टूडेंट्स को इस तरीके से एम्पावर करेंगे कि वो अपने सोल्यूशंस जो कि एक विकसित भारत के लिए या फिर आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी हो सकते हैं, वो सुझाएंगे। फोकस ग्रुप है क्लास 6 से लेकर 12 तक के, 6 से लेकर 8 तक के बच्चे। क्लास 6 से 8 तक के बच्चों से नेशन वाइड इनोवेशन मूवमेंट के थ्रू सॉल्यूशंस उनके मांगे जाएंगे, उनके विचार मांगे जाएंगे बेसिकली कि किस तरीके से भारत एक आत्मनिर्भर देश बन सकता है। तो यही है डेवलप इंडिया बिल्डाथॉन। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं शुभांशु शुक्ला, जो कि लखनऊ से हैं, उत्तर प्रदेश से। डेवलप इंडिया बिल्डाथॉन के बारे में इतनी बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में कवर करेंगे 7 स्टार्स लग्जरी हॉस्पिटैलिटी एंड लाइफस्टाइल अवार्ड, ये उत्तर प्रदेश सरकार को मिला था। बेस्ट स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया था। बेसिकली लिस्बन पोर्चुगल में ये कार्यक्रम हुआ था। 7 स्टार्स लग्जरी हॉस्पिटैलिटी एंड लाइफस्टाइल अवार्ड्स, इसमें उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑब्विचरी सेक्शन में आ जाते हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्रा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक, ये नहीं रहे। 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। पद्म विभूषण तक का पुरस्कार इनको मिल चुका है वर्ष 2020 में, और 2010 में इनको पद्म भूषण मिला था। 2010 में उत्तर प्रदेश द्वारा यश भारती सम्मान इनको मिला था। ये ख्याल गायकी के साथ साथ ठुमरी, दादरा, चैती और कजरी जैसे जो सेमी क्लासिकल फॉर्म्स हैं उत्तर प्रदेश के, उससे भी जुड़े रहे थे। इनका घराना क्या है, किराना घराना और बनारस घराने से जुड़े हुए थे। ठीक है, पंडित छन्नूलाल मिश्रा। आगे बढ़ेंगे। स्कीम्स, कैंपेन, इनिशिएटिव। गुड समैरिटन इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत बेसिकली पुलिस ने चलाई है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस अस्पताल के सहयोग से जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं एक्सीडेंट के, उनका विवरण वेरीफाई करेगी। किस लिए? क्योंकि जो गुड समैरिटन होते हैं, जो कि गोल्डन आवर में, जैसे गुड समैरिटन गोल्डन आवर जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो मोटर व्हीकल्स एक्ट जो मतलब कह सकते हैं हमारा सेंट्रल लेवल का जो मोटर वाहन अधिनियम है 2019 में, उसमें जो अमेंडमेंट किए गए थे उससे जुड़े गए थे टर्म्स। गोल्डन आवर यानी कि दुर्घटना होने के 1 घंटे बाद तक का समय गोल्डन आवर कहा जाता है, जिसमें मरीज को बचाया जा सकता है, पीड़ित को बचाया जा सकता है। और गुड समैरिटन एक नेक व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी कह सकते हैं घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता है। उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है, नेक व्यक्ति हिंदी में और गुड समैरिटन इंग्लिश में, वही है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस बेसिकली क्या करेगी, हॉस्पिटल्स में जा करके वेरीफाई करेगी कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं एक्सीडेंट के, जिन लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, उनको राहवीर सर्टिफिकेट मिलेगा और उनको 25,000 रुपए का पुरस्कार भी मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को ये अवार्ड मिलेगा। इवन अगर विक्टिम के ट्रीटमेंट के दौरान डेथ भी हो जाती है, तब भी उसको अस्पताल लाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के जो गुड समैरिटन है, रोड एक्सीडेंट्स में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का कार्य करेंगे, उनको 25,000 रुपए की राशि से उत्तर प्रदेश पुलिस सम्मानित करेगी। गोमती पुनर्जीवन मिशन, ये गोमती नदी के रिजुवनेशन के लिए लाया गया है, जिससे लखनऊ और सुल्तानपुर जैसे प्रमुख शहरों से जो गोमती नदी निकलती है, उसका जो इकोलॉजिकल हेल्थ है उसको रीइंस्टेट किया जा सके। इसमें गिरने वाले 95% सीवेज को इंटरसेप्ट करना और नदी के प्राकृतिक प्रवाह को पुनर्जीवित करना उद्देश्य है। इस मिशन के अंतर्गत पीलीभीत से गाजीपुर तक पूरे गोमती नदी बेसिन को कवर किया गया है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए शॉर्ट एंड स्वीट आंसर कि ओरिजिन क्या है, गोमती नदी का ओरिजिन आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिए जल्दी से। ऑपरेशन शिकंजा, ये आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत इन्होंने चलाया था कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो कि फरार हो चुके हैं या फिर जिनका नहीं पता चल रहा है, उनको ढूंढ करके उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। जो लॉन्ग टाइम एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल्स हैं, जो फाइनेंशियल स्कैम्स में इन्वॉल्व है उत्तर प्रदेश में, उनको ढूंढ करके उनकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की जाए। और जो पब्लिक फंड को एम्बेजल उन्होंने किया है, धोखाधड़ी से धन जुटाया है पब्लिक का, उसको जो है जब्त किया जा सके। आगे है गौ पर्यटन इनिशिएटिव। गौ पर्यटन के तहत उत्तर प्रदेश बेसिकली गौ संरक्षण के प्रयास तो कर ही रही है, यानी कि काऊ कंजर्वेशन, गोवंश कंजर्वेशन वो तो चल ही रहा है, लेकिन काऊ आधारित उत्पादों को भी प्रमोट किया जाएगा अब, यानी कि काऊ बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है उत्तर प्रदेश में वो प्रमोट किए जाएंगे। काऊ बेस्ड प्रोडक्ट्स में काऊ डंग है,
काऊ यूरिन है उसके एडवांटेजेस बताए जाएंगे, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, काऊ घी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी, और इंडिजिनस इंडस्ट्रीज जो हैं जो काऊ प्रोडक्ट से संबंधित है उनको प्रमोशन मिलेगा। प्रत्येक जिले में एक आदर्श गौशाला स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है, एक आदर्श गौशाला जो है ये स्थापित किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में जो है उत्तर प्रदेश में। तो ये है उत्तर प्रदेश का काउ टूरिज्म कैंपेन। आगे बढ़ेंगे समिट सेक्शन में। CSIR स्टार्टअप कनक्लेव ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये बेसिकली कहाँ पे हुआ था लखनऊ में? ये हुआ था NBRI में, यानी कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कैंपस में हुआ था लखनऊ में। 15 सितंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया था चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी और यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। इंडिया का पहला जो स्वास्तिक शेप्ड लोटस गार्डन है वो यहाँ का मुख्य आकर्षण रहा था। स्वास्तिक लोटस गार्डन ये 930 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। ये स्वास्तिक लोटस गार्डन पहला ऐसा लोटस गार्डन है पूरे देश का जहाँ पर 60 से अधिक लोटस की वैरायटी और 50 से अधिक वाटर लिलीज को सोर्स किया गया है पूरे विश्व के कोने कोने से। और यहाँ पर 108 पंखुड़ियों वाला एक लोटस जिसको नाम दिया गया NBRI नमो, ये भी यहाँ पे लगाया गया है। वर्ल्ड फर्स्ट 108 पेटल लोटस NBRI नमो, ये यहाँ पे NBRI कैंपस में लखनऊ में लगाया गया है स्वास्तिक उद्यान में। DSR डायरेक्ट सीडेड राइस कनक्लेव, डायरेक्ट सीडेड राइस कनक्लेव ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि वाराणसी में क्या है, वाराणसी में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का साउथ एशिया रीजनल सेंटर का कैंपस है, तो इसलिए यहाँ पे हुआ था। डायरेक्ट सीडेड राइस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको कि ट्रेडिशनल जो राइस कल्टीवेशन मेथड होता है उससे अलग होता है। अलग क्या होता है कि जैसे हमारे ट्रेडिशनल राइस कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो सैपलिंग है वो लगाया जाता है, ठीक है, जो पौधा होता है उसको जो है उसमें रोपा जाता है, तब उसमें धान होता है। इसमें क्या होते हैं कि राइस सीड डायरेक्टली फील्ड में बो दिए जाते हैं। ये डायरेक्ट सीडेड राइस इस तरीके से उगाया जाता है। तो इसको लेकर के ये कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ पे वाराणसी वाले इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के कैंपस में, DSR कॉन्क्लेव। आगे बढ़ेंगे। मेला महोत्सव जो है 22वां नेशनल बुक फेयर, ये एक प्राइवेट एजेंसी ने करवाया था लखनऊ में, और ये उत्तर प्रदेश के कई शहरों में करा रही है, जैसे कानपुर में भी नवंबर में हो रहा है। पुस्तक मेला लगा है। तो 22वां नेशनल बुक फेयर 2025 इसको इनॉग्रेट किया था उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने। चीफ मिनिस्टर जी ने नहीं किया था, ये ध्यान रखिएगा। और इसके ऑर्गेनाइजर कौन है? इसके आयोजक एक प्राइवेट पब्लिशर है फोर्स वन बुक्स। आगे है MSME सेवा पर्व। MSME सेवा पर्व का उद्घाटन हुआ था वाराणसी में। इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने, और ये हुआ था सितंबर में वाराणसी में। इसको प्रोसाइड किया था यूनियन मिनिस्टर जीतन राम मांझी ने, और इनॉग्रेट किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिस शोभा करंदलाजे के द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्मृति जन्मोत्सव मेला। स्मृति जन्मोत्सव मेला ये कबीर परंपरा से जुड़े संतों का बेसिकली मेला होता है। ये लखीमपुर खीरी में हुआ था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के CM ने कहा था कि जो मुस्तफाबाद विलेज है बेसिकली उसको बदल करके उसका नाम वो कबीर धाम कर देंगे, क्योंकि कबीर की परंपरा से जुड़े हुए संतों का ये मेला था स्मृति जन्मोत्सव मेला। फर्स्ट नेशनल मॉडल रॉकेटरी कंपटीशन ये कुशीनगर में हुआ था उत्तर प्रदेश में। ये अक्टूबर में हुआ था कुशीनगर के तुमकुही राज में, नारायणी नदी किनारे ये हुआ था। कह सकते हैं कंपटीशन बेसिकली हुआ था। इसमें कई सारी टीमें बनाई गई थी। विजेता टीम का नाम, उपविजेता टीम का नाम आप देख सकते हैं इसमें। ये बहुत ज़रूरी नहीं रहेगा, मेरे हिसाब से वेन्यू ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि फर्स्ट नेशनल मॉडल रॉकेटरी कंपटीशन ये कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में फर्स्ट नेशनल लेवल का मॉडल रॉकेटरी कंपटीशन हुआ था। इसके ऑर्गेनाइजर कौन थे? ये ऑर्गेनाइज किया गया था इन स्पेस इसरो के द्वारा और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट आंकड़े नहीं है इस बार। इनकम टैक्स स्टैटिस्टिक्स को कंपाइल किया था टाइम्स ऑफ इंडिया नामक पब्लिशर ने। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार टैक्स फाइलिंग रेशियो उत्तर प्रदेश में मात्र 1.5% का था, मतलब टोटल पॉपुलेशन के करीब 1.5% हिस्सा ही टैक्स फाइलिंग करता है। और इसने हालांकि ये कहा था कि नंबर ऑफ पीपल जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनके संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है राज्यों में। इंडो गैंगटिक मैदान में खतरनाक PM 2.5 प्रदूषण पर एक रिपोर्ट आई थी, एक स्टडी आई थी। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इन्होंने बेसिकली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो है डेटा को यूज करके स्टडी बनाई थी कि इंडो गैंगटिक प्लेन रीजन में कौन कौन सी सिटी क्लीनेस्ट है और कहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है।
तो वाराणसी जो है क्लीनिस्ट पाया गया था 17 सिटीज में से, और कोलकाता को थर्ड रैंक इसमें दी गई थी इंडो गैंगटिक प्लेन के क्लीनेस्ट सिटीज के मामले में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में सितंबर 2025 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर देखेंगे। उत्तर प्रदेश की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। आपको बता दें यूपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए हमारा पेड बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यूपीपीएससी आरओ मेंस के लिए जो है हमारा पेड बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ मेंस के लिए प्रैक्टिस के लिए आप हिंदी का एसे का बैच इंडिविजुअली ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट मेंस की तैयारी के लिए टोटल बैच भी चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आईआईटी खड़गपुर और उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। कई सारी जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उसको डिजिटाइज करना चाहता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। आप कभी भी अपने डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ में गए होंगे, रोड टैक्स ऑफिस में, तो आपने देखा होगा लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो कई सारी सर्विसेज को डिजिटाइज करना चाहता है उत्तर प्रदेश। इसमें कॉमन सर्विसेज सेंटर्स के माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, जैसे कुछ सिंपल सर्विसेज हैं, जैसे फीस जमा करना, ड्राइविंग लाइसेंस की फीस जमा करना, इसके लिए आपको लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं। तो अगर इसको डिजिटाइज कर दिया जाए कि आप जो है ऑनलाइन फीस सबमिट वगैरह कर सकें, अभी तो जो कह सकते हैं एम परिवहन नामक ऐप जो चल रहा है उससे ये सब चीज़ें हो जाती हैं। एम परिवहन ऐप जो केंद्र सरकार का है, लेकिन उत्तर प्रदेश अपना भी एक सिस्टम इंडिजिनस बनाना चाहता है। कई सारी सर्विसेज अभी भी ऑफलाइन फॉर्मेट में ही चलती हैं ट्रांसपोर्ट संबंधी, उसको डिजिटाइज करने का उत्तर प्रदेश का लक्ष्य, इसलिए आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता यहाँ पे किया गया है। सनश्योर एनर्जी और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। बेसिकली इसमें कुछ डेवलप करने वाले हैं, वो डेवलप करेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की झांसी गरौठा सब स्टेशन में ये जो है डेवलप करेंगे एक स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। एक स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एक गरौठा सब स्टेशन में झांसी में डेवलप किया जाने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट सेक्शन में श्री अनुपम गुप्ता चेयरपर्सन ये स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के बने हैं। स्टेट लेवल पर जो स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो होती है, ये राज्य सरकार या फिर यूटी सरकार की सिफारिशों पर सृजित की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और जनरली 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में बात कर लेते हैं। राज्य शिक्षक पुरस्कार, तो अब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो मतलब ये स्टेट वाइज दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें 2 शिक्षकों को उत्तर प्रदेश से पुरस्कार मिला है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अगस्त मंथ में। किसको किसको मिला है? श्री रामलाल सिंह यादव, मधुरिमा तिवारी को मिला था केंद्रीय स्तर पर, लेकिन राज्य शिक्षक पुरस्कार ये मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए जाते हैं। और ये कुल मिलाकर 81 अवार्डीज हैं, इसमें सभी के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। 66 टीचर्स बेसिक डिपार्टमेंट से, 15 सेकेंडरी डिपार्टमेंट से, सेकेंडरी एजुकेशन से इनको पुरस्कृत किया गया है। लोक भवन ऑडिटोरियम में बेसिकली मुख्यमंत्री जी ने माध्यमिक शिक्षा से जुड़े, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े 5 प्रधानाचार्य और शिक्षकों को सम्मान स्वरूप 25-25 हज़ार रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और माँ सरस्वती की प्रतिमा और शॉल भेंट की थी। याद रखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार अनाउंस किए गए थे। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी वाले 3 शहरों में, शीर्ष 3 शहरों में तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का भी एक नगर था, आगरा। आगरा और सूरत ये संयुक्त रूप से थर्ड नंबर पर थे 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में। आगरा और सूरत गुजरात का शहर। ठीक है, 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में सेकंड नंबर पर 2 उत्तर प्रदेश के नगर थे ज्वाइंटली, झांसी और मुरादाबाद। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में, 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में 3 शहर जो शीर्ष पर थे, उसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी नगर नहीं था। आगे बढ़ेंगे। स्कीम्स, कैंपेन, इनिशिएटिव्स में मिशन शक्ति 5.0 इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया था? लखनऊ से। मिशन शक्ति 5.0 इसका शुभारंभ लखनऊ से किया गया था। प्रदेश भर के करीब 1663 स्थानों में मिशन शक्ति केंद्र स्टैब्लिश किए गए हैं। कुल मिलाकर ये विमेन सेंट्रिक ये प्रोग्राम है और ये 5वां एडिशन है मिशन शक्ति का। इसके बारे में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उसी में सारी डिटेल्स इसकी एक बार पूछ ली गई थी यूपीएससी के एक पेपर में। महिला सशक्तिकरण का इनिशिएटिव है मिशन शक्ति। ओवरऑल इसमें कई सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन बेसिकली महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है, ये बात सच है। इसमें एक 10 दिवस का कंबाइंड प्रोग्राम शामिल होता है सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर। ये सही तो है, लेकिन ये प्रोग्राम जो है 6 दिवस का होता है। 6 डे प्रोग्राम मिशन शक्ति के अंतर्गत चला जाता है, ना कि 10 दिवस का। ये रॉन्ग हो गया एक्चुअली। यहाँ पर 6 दिवसीय एक संयुक्त कार्यक्रम चलाया जाता है। सुरक्षा, संरक्षा, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास का प्रोग्राम वुमेन के लिए चलाया जाता है। इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2020 में
सबसे पहले, तभी इसका 5वां फेज़ यहाँ पर चल रहा है 2025 में। महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्नत प्रशिक्षण शामिल है बेसिकली, जिसमें ई-रिक्शा चलाना सिखाया जाता है। ई-रिक्शा ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। वर्कशॉप्स के माध्यम से महिलाओं को ई-रिक्शा चलाना यहाँ पर सिखाया जाता है, जिससे वो ई-रिक्शा चला करके अपना स्वरोजगार उत्पन्न कर सकें। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए हो जाएगा, और वैसे आप मिशन शक्ति के बारे में ज़्यादातर डिटेल्स यहाँ पे जान चुके हैं। ठीक है? मिशन शक्ति मेंस के लिए भी ज़रूरी है, इसको अच्छे से तैयार आप लोग कर लीजिएगा। समिट कॉन्फ्रेंसेस सेक्शन में आ जाते हैं हम लोग। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश में इस बार होना है। 23 से 29 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री खुद इसका उद्घाटन करेंगे नवंबर में। इसमें बेसिकली साहसिक खेल यानी एडवेंचर स्पोर्ट्स, विज्ञान प्रदर्शनी, सांस्कृतिक गतिविधियां इसमें शामिल होंगी। इसमें भारत और विदेश से हजारों युवा इसमें शामिल होते हैं। एक युवा कार्यक्रम है, नेशनल यूथ कह सकते हैं प्रोग्राम है, जम्बूरी इसको बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जम्बूरी भारत में आयोजित किया गया था हैदराबाद में 1953 में, और 18 नेशनल जम्बूरी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आखिरी जम्बूरी कार्यक्रम हुआ था प्रयागराज में 1964 में। ठीक है, आखिरी बार जम्बूरी कार्यक्रम कहाँ पे हुआ था? प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग में। पर्पल फेस्ट 2025 नोएडा उत्तर प्रदेश में एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था, एमिटी में ही। और दिव्यांगजन की रचनात्मकता दृढ़ता को उजागर करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र और एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो ये हुआ था 25 से 29 सितंबर को। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ पर 2250 एग्जीबिटर्स आए थे 80 कंट्रीज से, और 550 इंटरनेशनल बायर्स यहाँ पर आए थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट संबंधी जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे शोकेस किया गया था। 17वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम या फिर ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ये लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में। और इसको संबोधित किसने किया था? मुख्यमंत्री जी ने। मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के लगभग 200 युवा ट्राइबल प्रतिभागी इसमें शामिल हुए थे। ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जैसा आप कह सकते हैं। आगे है विश्वकर्मा एक्सपो। विश्वकर्मा एक्सपो ये हुआ था लखनऊ में। तो 12,000 कारीगरों को टूल किट वितरण किया गया था। कई सारा लोन भी यहाँ पर दिया गया था। विश्वकर्मा योजना जो केंद्र सरकार की चल रही है, इस अवसर पर परंपरागत 11 कारीगर ट्रेड्स के साथ अब 12 नए ट्रेड्स को जोड़ दिया गया है उत्तर प्रदेश में। नए ट्रेड्स में मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल गुड्स रिपेयरिंग, प्लम्बर, कंप्यूटर रिपेयरिंग, सोलर पैनल रिपेयरिंग, डिजिटल फोटोग्राफी, ब्यूटी और वेलनेस, अन्य ट्रेड्स को भी विश्वकर्मा योजना का पार्ट बना दिया गया है। वृक्ष उत्पादक मेला, इसका आयोजन जो है ये किया गया था सेंटर फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रयागराज के द्वारा, और जिला पंचायत ऑडिटोरियम गोंडा में हुआ था उत्तर प्रदेश में। इसका उद्घाटन किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह ने। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश T20 लीग इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिए, एग्जाम में आ सकता है। उत्तर प्रदेश T20 लीग का विजेता रहे थे काशी रुद्रास नामक टीम। काशी रुद्रास की टीम विजेता रही थी सेकंड बार। रनर अप रहे थे मेरठ मैवरिक्स की टीम। फाइनल वेन्यू इसका हुआ था इकाना स्टेडियम लखनऊ में। ऑरेंज कैप विनर करण शर्मा और पर्पल कैप विनर शिवम मावी। आगे रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पे आ जाते हैं। SRS की जो रिपोर्ट आई थी ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, इसमें कहा गया है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो स्टेट का कितना है? 88। 2021 से 23 और 20 से 22 के बीच यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो उत्तर प्रदेश का कितना आंका गया है? 88। ठीक है, मतलब इंडिया का, माफ कीजिए, इंडिया का रहा था ये 88, उत्तर प्रदेश का रहा था ये ज़्यादा, नेशनल एवरेज से ज़्यादा रहा था। MMR उत्तर प्रदेश का 141, उत्तर प्रदेश का MMR 141 रहा था, ना कि 88। 88 है नेशनल एवरेज। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक ये आया था। श्री आकाश त्रिपाठी कह सकते हैं जो डायरेक्टर जनरल हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसीज के, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें राज्यों को कैटेगराइज बेसिकली किया गया था। उत्तर प्रदेश को कंटेंडर स्टेट की कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश को कंटेंडर स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का ओवरऑल स्कोर यहाँ पर नहीं पता चल पाया है, नहीं तो वो भी जरूरी होता। उत्तर प्रदेश 2024 के स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में कंटेंडर कैटेगरी में रखा गया है। इंडिया इलेक्ट्रिक ई मोबिलिटी इंडेक्स ये आया था नीति आयोग के द्वारा।
इसमें उत्तर प्रदेश को 100 में से कितने पॉइंट्स दिए गए थे, या उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना था? 100 में से 47 विभिन्न 16 पैरामीटर्स पर, और उत्तर प्रदेश को 10वें स्थान पर रखा गया था। उत्तर प्रदेश को 10वें स्थान पर रखा गया था एस्पिरेंट स्टेट की कैटेगरी में। ई मोबिलिटी यानी कि जो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो विकास किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में उत्तर प्रदेश का स्थान राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में 10वां रखा गया था, और स्कोर उत्तर प्रदेश का 100 में से 47